स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है? काम करना जैसे यानी वर्क कैसे करता है? हम एकदम बेसिक से समझा रहे हैं। मान लेते हैं कोई एक कंपनी है, उसको पैसे का ज़रूरत है, तो वो दो तरीके से पैसा उठा सकता है। सबसे पहले तो वो कर्जा लेगा, या फिर वो अपना इक्विटी को डाइल्यूट करेगा, मतलब अपना जो कंपनी का शेयर ओनरशिप है उसको बेचेगा। तो जब वो कर्जा उठाएगा तो उसको पैसा पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर अपना ओनरशिप को बेचता है तो ओनरशिप बेचने के लिए उसको कुछ पे नहीं करना पड़ता है बाद में। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो डिविडेंड पे करता है, और अगर प्राइस बढ़ता है तो जो खरीदा था उसका शेयर वो बेचता है तो उसको प्रॉफिट होता है। तो जहाँ तक बात है काम करने का, तो ये तो हुआ कि कंपनी को पैसा मिल गया। अब शेयर लिस्ट हो गया है वहाँ पे। अब मान लेते हैं कि आप खरीदते हैं कोई शेयर को, तो कोई ना कोई इधर बेचने वाला होना चाहिए, तभी जाके आप खरीद सकते हैं। जैसे दुकान हम लोग जाते हैं तो बिस्कुट खरीदते हैं, तो उसके पास बिस्कुट होना चाहिए। तो उसी तरीके से होता है कि शेयर खरीदते हैं तो उसके पास शेयर होना चाहिए, तभी जाके वो बिकेगा। तो शेयर मार्केट वर्क कैसे करता है, तो जैसे आप शेयर खरीदे, जो अभी दिखता है हम लोग को कि हम लोग ऐप खोलते हैं तो हम लोग को दिखता है वो बहुत सारा नंबर चल रहा है। तो कंपनी का शेयर का कुछ प्राइस होता है, तो उस प्राइस पे या उस प्राइस से थोड़ा ऊपर नीचे आप शेयर को खरीद सकते हैं। उस प्राइस से खरीद लिए तो जो अपोजिट साइड में वहाँ पे कुछ कोई होना चाहिए जो वहाँ बेच रहा हो। बेसिक कहने का ही मतलब है। तो ऐसे ही काम करता है कि कोई शेयर खरीदता है तो कोई बेचता है। तो ये ऑनरशिप एक आदमी से दूसरा आदमी के पास जाता है। मान लेते हैं मेरे पास शेयर है, तो हम चाहते हैं कि हमको पैसा का जरूरत है, कोई भी रीजन हो सकता है। तो हम क्या किया, हम बेचने के लिए लगा दिए। बेचने के लिए लगा दिया, आप खरीदे, आपके पास चला गया शेयर। तो ये एक दूसरे के बीच में जो मालिक रहता है उसका ट्रांसफर होता है सर्टिफिकेट का। आजकल हार्ड सर्टिफिकेट नहीं होता, आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। तो बेसिक शेयर मार्केट ऐसे काम करता है। जैसे हमको बोलना था स्टॉक मार्केट में, जैसे मेरे पास शेयर है ना? और शेयर हमको बेचना है, लेकिन वो हमको मेरे कोई फ्रेंड या रिलेटिव को बेचना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? पहले था कि सर्टिफिकेट इशू होता था, अब है सारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो मान लेते हैं कि 100 शेयर हमको बेचना 100 रुपये पे, और हम चाहते हैं कि मेरा कोई रिलेटिव खरीदे। तो उसी प्राइस पे हम बोलेंगे कि तुम इसी प्राइस पे शेयर को बाय पे लगा दो, या हम सेल कर रहे हैं तो उसको बाय पे लगाने बोलेंगे, या हम बाय कर रहे हैं तो उसको सेल पे लगाने बोलेंगे, सेम प्राइस पे और एग्जैक्ट टाइम पे हिट करेंगे दोनों को एक साथ में। तो ऐसे होता है, काम करता है। बहुत बार होता है ना, बड़ा बड़ा जो प्राइवेट इक्विटी होता है, मतलब बड़ा बड़ा आदमी बोलेंगे समझने के लिए, बड़ा बड़ा आदमी जो बहुत ज़्यादा पैसा लगाता है इंडिविजुअली, जैसे राकेश झुनझुनवाला। वो क्या करते हैं ना कि एक प्राइस पे खुद रखते हैं, 100 रुपये पे रखे कोई शेयर का दाम, और हिट करते हैं जैसे सेल, उधर से खुद बोल देते हैं कि तुम बाय करना। कोई भी रीजन हो सकता है उनका अपना खरीदने बेचने का, हो सकता है बहुत बार टैक्स बचाने के लिए सब करते हैं। तो एक साथ हिट करने से ये शेयर वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है उसमें बहुत सारा आदमी है जो बेचते रहता है। हो सकता है कोई दूसरा शेयर चला जाए। कहने का बेसिक मतलब है कि ये बल्क डील में बहुत ज़्यादा काम आएगा। मानते 1 लाख शेयर को हमको बेचना है, तो 1 लाख शेयर को जब हमको बेचना होगा रिलायंस का, तो बहुत बड़ा डील होगा। तो वहाँ पे 1 लाख शेयर खरीदने वाला उधर होना चाहिए, तभी जाके ये पूरा डील होगा। तो दोनों को बोला जाता है कि हम खरीदेंगे या हम बेचेंगे, आप उधर खरीदने के लिए रेडी रहिएगा। तब के लिए ये केस में काम करेगा। नहीं तो ऐसे तो नॉर्मल कंडीशन में हमको बेचना है, बेच दिए, वो खरीदने का लगाया था तो उसको मिल ही जाता है। बहुत सारा शेयर फ्लोट होते रहता है मार्केट में। कोई भी शेयर अगर क्या बोले गलती से बिक गया, यानी मेरा गलती से क्लिक हो गया और सेल हो गया, तो दोबारा हम रिकवर कर सकते हैं क्या? एक बार शेयर बिकने के बाद, मतलब एग्जीक्यूट हो गया है, जब आप सेल के लिए लगाएंगे, जैसे 100 रुपये पे है, 99 रुपये पे लगाए या 101 रुपये पे लगाए हैं, और वो प्राइस हिट नहीं किया है, मतलब उधर से कोई खरीदार नहीं मिला है। उधर एक खरीदार होना चाहिए, वो नहीं मिला है, वो खड़ा है 99 में, आप सेल कर लिए रखें 101 रुपये पे। तो होगा इससे कि वो प्राइस मैच नहीं किया, तो अभी तक बिका नहीं है, उस तब तक कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन जैसे एग्जीक्यूट हो गया, मतलब 101 रुपये कोई ऑर्डर डाल दिया है कि हमको खरीदना है और वो बिक गया, तब कुछ नहीं किया जा सकता। कोई भी कंपनी है जैसे रिलायंस, टाटा, ये लोग अपना शेयर का प्राइस कैसे डिसाइड करता है? प्राइस डिसाइड होता है मार्केट वैल्यू पे, मतलब मार्केट जो भी प्राइस मान के चलेगा वो उसका एक तरीके से प्राइस कहलाएगा। सपोज कर लेते हैं कि कोई कंपनी है, 100 रुपये का उसके पास एसेट है, कहने का मतलब बिल्डिंग है, घर है, जमीन है, फार्म है, कुछ भी है, उससे वो 10 रुपये कमाई कर रहा है। आदमी को लगता है कि 10 रुपये कमाई कर रहा है, तो काफ़ी बढ़िया, 100 रुपये दे के हमको 10 रुपये, मतलब 100 रुपये का एसेट है, पूरा का पूरा कंपनी अगर बेच दे तो 100 रुपये आराम से आ जाएगा। वो 100 रुपये से 10 रुपये कमाई कर रहा है, मतलब काफ़ी बढ़िया है, 10 साल में पैसा को डबल कर देगा और वो ग्रो करेगा। तो आदमी को लगता है काफ़ी बढ़िया बिजनेस है, तो वो उसको क्या करता है कि 100 रुपये था पूरा कंपनी का वैल्यू, एक शेयर का नहीं बोलेंगे, पूरा कंपनी का वैल्यू। तो कंपनी का वैल्यू निकलता है शेयर गुना प्राइस। मान लेते हैं कि 100 शेयर था, प्राइस 1 रुपया था, तो टोटल कंपनी का वैल्यू कितना हुआ, 100 रुपया। अब मान लेते हैं कि आदमी को लगता है कि 10 रुपया उससे कमा रहे हैं, हम क्या करते हैं कि हम उसको थोड़ा सा ज़्यादा पे खरीदते हैं। पूरा का पूरा कंपनी मिल रहा था 100 पे, तो हम क्या करते हैं 101 पे, पूरा पूरा का पूरा कंपनी तो नहीं खरीद सकते, कंपनी बहुत बड़ा बड़ा होता है। एग्जाम्पल के लिए हम बोलते हैं कि 101 रुपये पे हम चढ़ा देते हैं बाय के लिए, डिवाइडेड बाय 100, तो हम चढ़ा देते हैं। तो इसी तरीके से मार्केट डिसाइड करता है कि उसका प्राइस क्या रहेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई शेयर रहता है, उसको बेचने वाला ही कोई नहीं रहेगा, जैसे LCD इन्वेस्टमेंट का, उसको कोई बेचना ही नहीं चाहता। जब कोई बेचना ही नहीं चाहता तो उसका शेयर का प्राइस 17 रुपये पे फंस गया है, उस पर केस भी हो चुका है।
तो मार्केट डिसाइड करता है कि उसका प्राइस क्या होगा। कोई भी कंपनी का वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं? ऐसे तो नॉर्मल केस में हम बोल सकते हैं कि प्राइस गुना नंबर ऑफ शेयर, तो वो कंपनी का मार्केट कैप बताएगा, मतलब आदमी कितना पे करना चाह रहा है उस पूरा कंपनी को खरीदने के लिए। लेकिन एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है कोई भी कंपनी का, मार्केट कैप समझ में आया। एक होता है प्राइस गुना नंबर ऑफ शेयर, पूरा का पूरा कंपनी कितना में मिल रहा है हमको पता चल गया, मार्केट में हमको वो कंपनी इतना में मिलेगा। एग्जाम्पल देते हैं ज़मीन का केस का। ज़मीन 1 करोड़ में हमको मिल रहा है, लेकिन ज़मीन में खेती करने से मात्र 10,000 का अगर हमको प्रोडक्शन हम कर सकते हैं तो उसको कोई खरीदेगा? 10,000 का प्रॉफिट कहाँ 1 करोड़ हम पे कर रहे हैं, कोई खरीदेगा? तो उसका वैल्यूएशन नीचे होगा। तो इंट्रिंसिक वैल्यू एक वर्ड होता है कि कोई भी कंपनी में हम लोग जब भी कोई स्टॉक्स को खरीदते हैं तो हम इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, मतलब उसका फेयर वैल्यू। एग्जाम्पल के लिए देखा तो मान लेते हैं जैसे यही एग्जाम्पल था, 10,000 रुपया कोई ज़मीन से हमको खेती करके निकल रहा था, तो वो ज़मीन अगर हमको 1 लाख रुपया या 1,20,000 1,50,000 रुपये तक मिलता, या हम ज़मीन बोल रहे हैं होगा स्टॉक्स, तो हम उसको खरीदने के लिए सोचते हैं। तो इसको हम बोलते हैं पीई, प्राइस टू अर्निंग। अर्निंग है कितना? 10,000। प्राइस कितना पे कर रहे हैं हम? प्राइस हम पे कर 1 लाख या 1.5 लाख, मतलब जो प्राइस है, जो कंपनी प्रॉफिट करके दे रहा है उसका 10 से 15 गुना तक हम प्राइस पे कर सकते हैं। ये एक तरीका होता है निकालने का। ऐसा नहीं कि कोई कंपनी 10,000 रुपये दे रहा है उसको हम 1 करोड़ रुपये में खरीद ले। बहुत बार ऐसा हुआ है, जब आईटी का बूम आया था तब उस समय भी हुआ था, 2008 में भी हुआ था। कहने का बेसिक मतलब है कि कोई कंपनी अगर 10,000 रुपये कंपनी को अगर उसका प्रॉफिट है तो वो कंपनी को लगभग 1 लाख से 1.5 लाख या 2 लाख तक, इसके हिसाब से कंपनी किस तरीके का उसके हिसाब से खरीदना चाहिए। अगर बहुत हाई ग्रोइंग है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है, 30-40% से ग्रो करता है, तो फिर उसका वैल्यूएशन भी काफ़ी हाई रहेगा। भले वो 10,000 ही साल कमा के दिया है, लेकिन उसका वैल्यूएशन 3 लाख 4 लाख तक होगा। तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट निकाल के देने का काबिलियत रखता है। कोई कंपनी अगर इस साल 10,000 दिया, अगला साल सीधा बढ़ के हो गया 20,000, फिर अगला साल हो गया 30,000, तो ऐसा अगर बढ़ने लगेगा कंटिन्यूअस, तो उस कंपनी को काफ़ी हाई वैल्यूएशन आदमी पे करके खरीदेगा, क्योंकि इन फ्यूचर ग्रो कर सकता है, आदमी को लगता है। तो ये सब कुछ परसेप्शन के बेसिस पे चलता है। ऐसा नहीं है कि होगा ही, इंसान अगर सोच लिया कि हो सकता है तो उसी के बेसिस पे सब कुछ चलता है। और क्या क्या तरीका है वैल्यूएशन निकालने का? ऐसे तो पहला मार्केट कैप समझ में आया कि मार्केट कितना पे कर रहा है। उसके अलावा इंट्रिंसिक वैल्यू के थ्रू कंपनी का निकाला जाता है वैल्यूएशन। एक तो हम बताएं पीई का, प्राइस टू अर्निंग, प्राइस के रेस्पेक्ट में कितना गुना उसका अर्निंग है। दूसरा हम बता दिए। तीसरा होता है DFC, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, DCF। इसमें थोड़ा सा 10 साल या 12 साल तक थोड़ा सा डिस्काउंटेड लेके देखा जाता है कि आने वाला 10 साल 15 साल में कितना पैसा निकाल के देगा, उसके बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। या तरीका होता है कि प्राइस को सेल्स के थ्रू निकाला जाता है, मतलब अगर कोई कंपनी 100 रुपये का सेल्स जनरेट कर रहा है तो उसको हम कितना प्राइस पे खरीदेंगे, डिपेंड करेगा किस तरीके का कंपनी है। कोई कोई कंपनी होता है जिसका सेल्स 100 रुपये है लेकिन उसको आदमी 1,000 रुपये में खरीदता है, और कोई कोई कंपनी आपको मिलेगा जिसका सेल्स 100 रुपये है और उसको 100 रुपये से नीचे में खरीदेगा आदमी। तो डिपेंड करता है किस टाइप का इंडस्ट्री में वो काम करता है। मोस्टली अगर टेक्नोलॉजी में रहे तो उसमें कोई खास चीज़ हमको जरूरत नहीं पड़ता है, एक कंप्यूटर पर ही सारा का सारा काम हो जाता है, कुछ सिक्योरिटी को छोड़ दिया जाए तो डिपेंड करता है कि वो कंपनी किस इंडस्ट्री में काम करता है। ओवरऑल कहने का मतलब है कि बहुत सारा तरीका है वैल्यूएशन निकालने का, लेकिन कोई परफेक्ट नहीं है। मार्केट कैप तो मार्केट डिसाइड करेगा, लेकिन जब हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं, इंट्रिंसिक कहने का मतलब है कि एक्चुअल वैल्यू कितना में खरीदना चाहिए उस स्टॉक्स को, वो निकालने का तरीका परफेक्ट किसी को नहीं पता, अज्यूम करके सब कुछ चला जाता है। इसमें है कि जैसे कोई भी कंपनी और स्टॉक अपना यानी शेयर निकालना चाहता है, लेकिन उसको गवर्नमेंट से कुछ परमिशन चाहिए, वो भी ले लेता है, वो अपना स्टॉक भी इशू कर देता है, लेकिन कोई खरीदता नहीं है, तो उससे कंपनी को प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ? हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि कोई एक कंपनी है, पहला बार वो आ रहा है मार्केट से पैसा उठाने। बेसिक पैसा उठाने का ही तरीका होता है, बोलते शुरुआत में कि पैसा उठाने का तरीका है। मान लेते हैं कि हम शेयर इशू किए, अब मेरा शेयर को कोई खरीदा नहीं, तो हम पैसा उठाने गए थे लेकिन मेरा शेयर बिका नहीं, तो हम पैसा उठा नहीं पाए। पहला बार का हम बात करें, इसको IPO बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इस केस में क्या करता है, बहुत सारा कंपनी जो होता है वो अंडर राइटिंग करता है। बहुत सारा इंश्योरेंस कंपनी होता है, इंश्योरेंस कंपनी नहीं बोलेंगे, वो दूसरे तरीके का बैंक होता है, वो अंडर राइटिंग करता है। कहने का मतलब है कि वो बोलता है कि ठीक है आपका शेयर 100 रुपये पे लिस्ट होगा और सारा का सारा बिक जाएगा। 100 रुपये पे अगर बिक जाता है सारा शेयर, तो आप हमको कुछ पैसा दे दीजिएगा, 2 रुपये 3 रुपये दे दीजिएगा। अगर नहीं होगा तो हम आपका शेयर को खरीद लेंगे, आपको पैसा मिल जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। इन्फोसिस का 1993 में शेयर आया, 13% उसका स्टॉक अंडर क्या बोले सेल ही नहीं हुआ। 13% जो इक्विटी डाइल्यूट किया था ना, मतलब अपना शेयर जो बेचा था, 13% नहीं हुआ। तो एक मर्चेंट बैंक आया, वो 13% उसका शेयर को उस समय खरीदा। तो बहुत बार होता है कि कंपनी अंडर सब्सक्राइब रह जाता है, मतलब उसका शेयर को कोई खरीदता नहीं, कोई भी रीजन हो सकता है, बहुत बढ़िया कंपनी भी होगा, लेकिन बहुत बार होता है कि उसका शेयर बिकता नहीं है। तो उससे होता क्या है कि दूसरा कंपनी को पहले कंपनी बोल के रखता है कि अगर नहीं बिकेगा तो तुम मेरा शेयर को खरीद लेना, जिसके कारण प्राइस थोड़ा सा डिक्रीज होगा,
लेकिन शेयर बिक जाएगा, कंपनी को पैसा मिल जाएगा। उसके बाद कंपनी को जैसे पैसा मिल गया, वो काम करना शुरू करेगा, तो आदमी को दिखने लगेगा कि हाँ कंपनी बढ़िया काम कर रहा है, तो फिर आदमी आके खरीदेगा। अब मान लेते हैं कि दूसरा बार जो कोई कंपनी शेयर इशू करता है, उसको बोलते हैं FPO, सेकेंड बार में जो करेगा उसको। तो FPO में बहुत कम ही बार ऐसा देखा जाता है कि शेयर नहीं बिक रहा है। मोस्टली कंपनी उसी समय अपना FPO लाता है जब कंडीशन बढ़िया रहता है। जैसे अभी का टाइम में चल रहा है, बहुत बढ़िया सब चीज़ चल रहा है, तो कंपनी क्या चाहता है कि जब बहुत कुछ बढ़िया चलेगा उसमें अपना शेयर को निकाल दो। बहुत बढ़िया जब कोई चीज़ चलता है तो 100 रुपये का शेयर भी हज़ार हज़ार रुपये में बिकता है, वो कंडीशन होता है। जैसे मुझे और एक चीज़ पूछना था, जैसे टाटा कंपनी है, इसमें टाटा केमिकल है, टाटा स्टील है, और ऐसा बहुत सारा है ना। ये कंपनी पूरा लॉस में चल रहा है, और ये सोचा कि और कोई हम नया कंपनी खड़ा करके उसके थ्रू हम पैसा उठाने का कोशिश करें। उसके लिए नया कंपनी बनाया। सबको मालूम है कि नया कंपनी कोई भी है, टाटा का फलना नाम से, लेकिन उसका एक भी स्टॉक बिक रहा नहीं है। क्या है, कंपनी का पहले से खराब कंडीशन चल रहा है, तो उसमें कंपनी को क्या होगा, लॉस होगा कि और घाटा में जाके कंपनी बर्बाद भी हो सकता है। ये बस एक पैसा उठाने का तरीका है। हो सकता है कि जैसे टाटा का एग्जांपल लिए, तो मान लेते एग्जांपल है बस कि मान लेते टाटा स्टील लॉस मेकिंग था, तो वो एक नया कंपनी खड़ा किया। तो जब वो नया कोई कंपनी खड़ा करेगा, उसका सब्सिडरी नहीं है, दूसरा कोई है, एडिशनल कंपनी कोई खड़ा कर सकता है बाहर से दूसरा। मान लेते हैं कि टाटा कॉफ़ी को खड़ा किया, तो टाटा कॉफ़ी एक अलग एंटिटी हो जाएगा, वो अलग चलेगा। ह्यूमन और कंपनी दोनों अलग अलग चीज़ें। ह्यूमन अलग है और जो बिजनेस है वो अलग है। कहने का मतलब ये है कि मान लेते बिजनेस कोलैप्स करता है, तो आदमी के पीछे नहीं पड़ेगा सरकार कि आप पैसा पे कीजिए, वो कंपनी का मालिक के पीछे पड़ेगा कि वो मालिक जो जो चीज़ उस कंपनी के अंडर ऑन करता था उस सब चीज़ को बेचा जाएगा, आदमी जो ऑन करता था उसको नहीं। अगर ऐसा नहीं होता ना, तो कोई आदमी शेयर में अपना पैसा ही नहीं लगाता। मान लेते हैं कि कल को एग्जाम्पल है, मान लेते हैं रिलायंस डूब जाता, अब जो जो उसका शेयर धारक है उसका सामान सबको गिरवी कर देता, कोई जाता लगाने उसका शेयर को खरीदने जाता नहीं ना। तो यही सबको रोकने के लिए कंपनी को अलग किया है और जो आदमी है उसको अलग किया है। तो कंपनी मान लेते हैं दूसरा कोई कंपनी स्टार्ट करता है, अपना सब्सिडरी को स्टार्ट करता है, उसके लिए पैसा उठाया और वो बिजनेस करने लगा, तो हो सकता है कि कंपनी बढ़िया काम कर रहा है तो वो आराम से पैसा उठा सकता है। लेकिन इनिशियल फेज में कोई भी कंपनी ना इनिशियल फेज में पैसा नहीं उठाता। मान लेते हैं हम टाटा, जो जैसे टाटा कुछ भी है, टाटा स्टील है, तो अब मान लेते हैं कि हमको एक सब्सिडरी खोलना है, तो हम सब्सिडरी खोल के 3 साल 4 साल काम करवा के दिखाएंगे कि हाँ उसमें प्रॉफिट हो रहा, बढ़िया वो चल रहा है, तब जाके हम शेयर मार्केट में आएंगे। मतलब चल रहा है कम से कम ये दिखना चाहिए। बहुत बार होता है कि बहुत सारा कंपनी फेक प्रॉफिट दिखा के भी आ जाता है शेयर मार्केट में लिस्ट कराने के लिए। तो कंपनी ऐसा कर सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा उस कंपनी पे सब कुछ की प्रॉफिट होगा नहीं होगा। कोई भी नया कंपनी रजिस्टर हुआ, हमको इधर उधर से मालूम चला और कंपनी का स्टॉक हम अच्छा अमाउंट में यानी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा खरीद लिए, है ना, किसी को नहीं मालूम और हम खरीद लिए। तो जब कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है तो स्टॉक का प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट बहुत अच्छा यानी रिस्पॉन्ज दे रहा है। तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, स्टॉक का प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा है वो हमको कैसे पे करेगा बिना शेयर बेचे? इसका 2-3 तरीका है। सबसे पहला तरीका है कि डिविडेंड पेमेंट करेगा, जिसको लाभांश बोलते हैं। 100 रुपये का कंपनी है, अगर मान लेते हैं कि 10-15 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो 2-3 रुपये को बांट देगा। लेकिन हम कंसिडर और एक तरीका बायबैक करने का। कहने का मतलब है कि अगर 200 रुपये में आपसे शेयर खरीदा था, आपको क्या बोलता है कि आपको 15 रुपये 20 रुपये दे के खरीद लेगा शेयर को, पहले उसका शेयर प्राइस 11-12 रुपये ही चल रहा हो, लेकिन आपको प्रॉफिट कराने के लिए 12-15 रुपये में खरीद लेगा ज़्यादा प्राइस पे। तो ये 2 तरीके से कंपनी प्रॉफिट देता है कोई भी जो उसका शेयर होल्डर रहता है उसको। बेसिक कहने का मतलब है कि कोई भी कंपनी हो, वो अगर इनिशियल फेज में है, तो हम सजेस्ट करेंगे कि वो अपना सारा का सारा पैसा खुद में डिप्लॉय करे, क्योंकि डिविडेंड जब भी पेमेंट होता है तो 30% टैक्स लगेगा ही लगेगा। उससे बेटर अगर खुद में यूज कर लेता तो वो 30% पैसा भी बचता और कंपनी ग्रो भी करता। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि जो कंपनी छोटा है, काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकता है, वो अगर 15-20% से ज़्यादा ऊपर से तेज़ी से ग्रो कर सकता है, तो बेटर होगा कि वो पैसा उसी के पास रहे। मान लेते हैं कोई कंपनी है जो 4% 5% से ग्रो कर रहा है, तो बहुत स्लो ग्रोथ है, तो उससे बेटर है कि वहाँ 4% 5% अपना पैसा को बढ़ाने से बेटर है कि जो शेयर मालिक है उसको पैसा दे दे, वो अपना पैसा को देख लेंगे। तो डिपेंड करता है कि कंपनी किस पोजीशन पे उसमें खड़ा है। फास्ट ग्रोइंग है तो बेटर होगा कि पैसा लौटा दे डिविडेंड के फॉर्म में, फास्ट डिविडेंड के फॉर्म में यूज़ कर ले खुद, हम बोलेंगे। अगर मान लेते हैं स्लो ग्रोथ है, जैसे बड़ा बड़ा कंपनी होता है, तो उसको हम सजेस्ट करेंगे कि वहाँ पे वो डिविडेंड बांटे। कोई भी कंपनी है ना, न्यू कंपनी आया था उस टाइम हम उसमें इन्वेस्ट किए, और धीरे धीरे इन्वेस्ट करते करते उसमें लगभग हम 20% का मालिक हो गए।
अगर कंपनी को कोई भी डिसीजन लेना है तो उसको मेरे से परमिशन लेने का होगा कि डायरेक्ट अपने से जो भी वो कर सकता है। ऐसे अगर आप एक शेयर भी होल्ड करते हैं तो कंपनी का जब भी कोई चीज़ होता है मेजर, तो वो बोलता है कि आप वोटिंग कीजिए, वो आपको परमिशन देता है। 20% तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। 20% मतलब एक तरीके से आप चाहे तो कंपनी को लगभग आप, एक एसोसिएटेड कंपनी को भी बनता है 30% में। मतलब अगर हम कोई बिजनेस चला रहे हैं तो अगर हम 30% किसी कंपनी को होल्ड कर रहे हैं मतलब वो मेरा एसोसिएटेड कंपनी, मेरे से जुड़ा हुआ है। उसी तरीके से होता है कि 20% होल्ड कर रहे हैं मतलब आपको पूछेगा ही पूछेगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि वो नहीं पूछेगा, हो सकता है आपको मैनेजमेंट में कोई जगह भी दे दे। 20% बहुत ज़्यादा परसेंटेज होता है। तो एक शेयर होल्ड करने वाला को जब वोटिंग के लिए पूछा है तो 20% बहुत ज़्यादा है। और 51% हो गया तो आप कंपनी का मालिक। जिसके पास 51% वो कंपनी का मालिक। 30% से ज़्यादा होल्ड कर लिए मतलब वो होता है एसोसिएटेड कंपनी। कोई भी कंपनी दूसरा कंपनी का एसोसिएटेड तभी कहलाता है जब 30% से ज़्यादा होल्ड करता है। ऐसे परसेंटेज वेरी कर सकता है लेकिन लगभग इसी के आसपास रह सकता है।